नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन में एक बार फिर से। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस का एक और शानदार सेशन आपके लिए रेडी कर दिया गया है, तो इसको आराम से देखिए, इत्मीनान से लिखिए, नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए जितना हो सके। प्लेलिस्ट पूरे चैनल पे बनी हुई है। आज की जो हमारी फ्रेश स्टोरीज है उसमें सबसे पहली स्टोरी हम लेंगे अ फ्रेश इकोनॉमिक रिलीफ मेजर। अभी हाल फिलहाल जो अनाउंसमेंट की गई है इकोनॉमिक पैकेज को लेकर, उस पर बात करेंगे। उसके बाद है रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। फिर से एनर्जी पावर सेक्टर में एक बार दोबारा हम जो है कुछ एनालिसिस देखेंगे, कुछ बातें करेंगे, क्योंकि एनर्जी, एनवायरनमेंट ये सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। यूडीआई एसई प्लस क्या है ये भी बताएंगे आपको। प्रोटेक्शन ऑफिसर्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि कई लोगों को मालूम भी नहीं होता कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत प्रोटेक्शन ऑफिसर्स भी नियुक्त किए जाते हैं। उसके बाद बात करेंगे नेशनल डॉक्टर्स डे जो कि 1 जुलाई को मनाया गया, और एक हाल फिलहाल जो नया इंडेक्स अभी हाल फिलहाल में आया है, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020। और फिर हम अपने कुछ देखेंगे एमसीक्यूज। सो रेडी, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली स्टोरी है हमारी अ फ्रेश इकोनॉमिक रिलीफ मेजर। क्या है? लेटेस्ट पैकेज जो है सरकार ने अभी हाल फिलहाल अनाउंस किया है इकोनॉमी को ठीक करने के लिए। राइट, इकोनॉमी में जो मतलब एक तरीके का जाम लग गया है उसको एक तरीके से उस चक्के को चलाने के लिए, क्योंकि व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी इज बेसिकली कॉन्फिडेंस। तो आपको कॉन्फिडेंस को जो है लाना पड़ेगा। तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए एक फ्रेश इकोनॉमिक रिलीफ मेजर सरकार लेके आई है। बेसिकली सरकार में भी अगर मैं कैटेगोरिकली अगर बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लेके आई है। ये पहला ऐसा पैकेज है जो कि सेकंड कोविड वेव के बाद देखा गया। इसमें 17 मेजर्स लिए गए हैं और इसकी कुल लागत जो है वो 6,28,993 करोड़ रुपए की है। राइट, जो कि जीडीपी का मोटा मोटा 3% बनता है। उद्देश्य क्या है लाने का कि एक हम अच्छा हेल्थ सिस्टम, एक अच्छी स्वास्थ्य प्रणाली इमरजेंसी के टाइम में हम तैयार कर सकें, और फिर हम बात करें ग्रोथ पे, एम्प्लॉयमेंट पे, इन सब चीज़ों पे हम बात करें। देखिए अभी हो क्या रहा है भारत की, अगर इकोनॉमी का अगर अभी हाल बयां करना है तो मैं यही कहूँगा कि जो आपकी डिमांड है वो लो है, कॉन्फिडेंस जो है वो लो है, कंजम्पशन जो है वो लो है। उसी बेसिस पे इन्फ्लेशन अगर देखें तो इन्फ्लेशन हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट अगर देखें तो हाई है। राइट, तो ये चीज़ को सही करने की जो है ज़रूरत है, क्योंकि भारत की जो सोसाइटी है, आपको मालूम ही है कि भारत का जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो कंजम्पशन ड्रिवन है। राइट, हम एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी नहीं है, वी आर कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी। तो कंजम्पशन को किसी तरीके से इस एरो को सही करने की, यानी कि ऐसे बनाने की ज़रूरत है। तो इस पे सारा काम है और इसीलिए ये सरकार ये पैकेज लेके आई है। अब अगर ये लेके आएगी तो फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, जो कि राजकोषीय घाटा है 0.6% बता रहे हैं एसबीआई की रिपोर्ट अगर माने तो उसके अकॉर्डिंग 0.6% से बढ़ेगा। 1 जुलाई को एसबीआई डे भी मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। जो लोग अभी बैंकिंग की परीक्षा में बैठ रहे हैं तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एसबीआई के चेयरमैन कौन है एट प्रेजेंट, उनका नाम जरूर बताइए कमेंट थ्रेड में कि हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ एसबीआई। अब अगर इस पे डिटेल्स की बात करें इस मेजर्स की, तो सबसे पहला पॉइंट जो है कि एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 1.5 लाख करोड़ का जो है वो दे दिया गया है। अब देखिए क्या है कि कई सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि भारत को इसकी जरूरत नहीं है। क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की भारत को जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी, और कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों के हाथ में पैसा देना पड़ेगा। इसलिए आपको कुछ ऐसी पॉलिसी, ऐसी स्कीम्स लानी पड़े जो हैंड होल्डिंग का काम करे, क्रेडिट लाइन गारंटी चीजों का काम ना करे, हैंड होल्डिंग का काम करे। राइट, उससे क्या होगा, उससे फिर डिमांड और कॉन्फिडेंस दोनों जनरेट होंगे। दूसरा, अ न्यू ₹7500 करोड़ स्कीम की जो है वो लोन अप टू इतने लाख तक की, यानी 1.25 लाख तक की जो लोन है स्मॉल बोरोवर्स को माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स के तहत दे दिया जाए। आप समझ रहे हैं, एसएमई के लिए किया गया है, एमएसएमई के लिए। राइट, एमएसएमई को बूस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सरकार भी कहीं ना कहीं इसको जानती है। तो आज के लिए आपका दूसरा सवाल कि इंटरनेशनल एमएसएमई डे कब मनाया जाता है, हमने इस पर बात की थी, और थीम भी लिख देना यार कमेंट थ्रेड में कि थीम क्या था। तो ये सब सवाल जो है एग्जाम में आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तीसरा, अ फ्रेश लोन गारंटी फैसिलिटी ऑफ 1.1 लाख करोड़ फॉर हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट्स इन नॉन मेट्रोपॉलिटन एरियाज एंड सेक्टर सच एज टूरिज्म। कोविड के चलते टूरिज्म की पूरी तरीके से बैंड बजी। किसी को मालूम तक नहीं था कि टूरिज्म इतना डाउन हो जाएगा, क्योंकि गर्मियों में लोग इधर उधर घूमने जाते हैं। वैसे अभी भी लोग जा ही रहे हैं, लेकिन उतना जो रश है वो नहीं है, उतना जो फ्लो है, ट्रैफिक है वो नहीं है। अब जैसे पिछले साल भी लॉकडाउन की पॉलिसी लगाई गई थी,
और पिछले साल तो बहुत ही सीवियर था 2020 में। तो दिवाली के दौरान जब शॉपिंग बहुत ज़्यादा हो गई तो उसमें से एक स्टडी निकल के आई थी कि ये शॉपिंग इतनी ज़्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि लोगों के घूमने जाने का पैसा बच गया। समझ रहे हैं आप? जो पैसा वो घूमने जाने के लिए बचाते थे कि इधर जाएंगे उधर जाएंगे, जनवरी कह रहा हूँ, जून जुलाई के मंथ में इधर उधर घूमेंगे, हिल स्टेशन पे जाएंगे, तो पैसा बच गया, कहीं जा नहीं पाए, तो सारा का सारा जो है वो दिवाली की शॉपिंग में दिखा, तो वहाँ पे एक बूस्ट दिखा। तो एक स्टडी निकल के आई थी, लाइव मिनट का वो रिपोर्ट था, राइट। तो मैंने सोचा लगे हाँ तो आपको वही बता दें। फिर चौथा इसमें जो मेजर लिया गया, 23,220 करोड़ की एक सेपरेट एलोकेटेड पब्लिक हेल्थ बनाई जाएगी, जिसका पूरा का पूरा जो फोकस रहेगा वो पीडियाट्रिक केयर पे रहेगा, राइट। जैसे आप देख सकते हैं कि हेल्थ सिस्टम इमरजेंसी को बनाने की बात की गई है, तो इसके लिए ये चौथा बिंदु, इससे लाइंड अप आप कर लीजिएगा, लिंक्ड अप आप कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। विच विल ऑल्सो बी यूटिलाइज फॉर इंक्रीजिंग ICU बेड्स, ऑक्सीजन सप्लाई एंड ऑगमेंटिंग मेडिकल केयर प्रोफेशनल्स फॉर द शॉर्ट टर्म बाय रिक्रूटिंग फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एंड इंटर्न्स, राइट। तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एंड इंटर्न्स, हालांकि जो इनको जो दिया जा रहा है काम करने के बदले में जो इनको वेतन दिया जा रहा है वहाँ पर, वो हालांकि बहुत ही कम है। जैसे कि इमरजेंसी सिचुएशंस में, जैसे अगर मैं बात करूं कुछ हॉस्पिटल्स के तरफ, तो वहाँ पर जो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो नर्स के हों चाहे वो MBBS के हों, उनको जो ड्यूटी करने का पैसा दिया जा रहा है वो बहुत ही कम दिया जा रहा है, ना के बराबर ही दिया जा रहा है। तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू है जो सरकार को इसमें देखते रहना है, तो इसलिए ये फंड उस हिसाब से भी लाया जा रहा है। फिर इनडायरेक्ट सपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट्स वर्थ ₹1.12 लाख, मतलब इसको सही करने की कोशिश की जा रही है कि हम कंजम्पशन से एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी की ओर आगे चलें। फ्री 1 मंथ वीजाज फॉर 5 लाख टूरिस्ट एंड न्यू वैरायटी ऑफ सीट्स फॉर द फार्मर्स। तो ये कुछ और मेजर्स इसमें लिए गए। टोटल ऐसे 17 मेजर्स हैं, सारी लिस्टिंग आपको दिखा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। रोड हेड पे अगर हम बात कर लें तो वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी नीडेड हैंड होल्डिंग नॉट एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट। मैंने पहले ही आपको बताया था हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, लोगों के हाथ में पैसा चाहिए अभी हाल फिलहाल, क्योंकि भारत की जो इकोनॉमी है वो कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, और कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए लोगों को सरकार को लोगों के हाथ में पैसा डालना पड़ेगा। वेरियस स्टडीज ये बताती है कि भारत का जो मिडिल क्लास है वो 3.2 करोड़ से श्रिंक हो गया। समझ रहे हैं? बहुत बड़ी चिंताजनक खबरें हैं और आंकड़े हैं ये, कि भारत का एक मिडिल क्लास 3.2 करोड़ से श्रिंक हो गया और 7.5 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे फेंक दिए गए। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पर जो मतलब एक ट्रिकल डाउन थ्योरी होती है इकोनॉमिक्स की, तो वो तो कहीं दिख ही नहीं रही, कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो कहीं यहाँ पे आ ही नहीं रहा, राइट। दिस इज लार्जली द इम्पैक्ट ऑफ द पैंडेमिक के लिए इसको पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, राइट। तो ये थी हमारी फ्रेश इकोनॉमिक रिलीफ मेजर। इसमें मोटी मोटी कुछ बातें जो हैं आप ध्यान रखिएगा, और कुछ मैंने चीज़ें आपको अलग से बता दी। ये वो रिलीफ मेजर्स हैं सारे, हेल्थ को लेके ये सारी चीज़ें की गई हैं। आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। जैसे 15,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं ऑगमेंट पीडियाट्रिक केयर, ICU बेड्स, ऑक्सीजन सप्लाई एंड मेडिकल पर्सनल के लिए। फिर कोविड हिट सेक्टर्स में जैसे टूरिज्म को बूस्ट करना है तो टूरिज्म को लेके आया जा रहा है। फिर EPF SOPs लेके आए जा रहे हैं, फ्री टूरिस्ट वीजाज लेके आए जा रहे हैं। तो इस तरीके से सभी सेक्टर्स में इंडिविजुअली लेवल पे काम किया जा रहा है। फिर अ शॉट इन द आर्म कि किस तरीके से ये जो आंकड़ा है ये कैसे कैसे कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो पूरा यहाँ पे लाइंड अप कर दिया गया। आराम से देख लें, जैसे कि एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर सब्सिडी में इतना लगाएंगे, बूस्ट फॉर प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स में इतना लगाएंगे। सबसे ज़्यादा ये किस में लगा रहे हैं? तो इमरजेंसी लोन गारंटी, जो कि मैंने यहाँ आपको बताया ना, यहाँ पर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम सबसे ज़्यादा इसमें लगाया गया है, राइट। चलिए तो आगे बात करते हैं अपनी दूसरी स्टोरी की तरफ। हमारी जो दूसरी स्टोरी है आज की, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। हाल फिलहाल जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, उन्होंने इसको मंजूरी दी है इसमें कुछ रिफॉर्म्स के लिए, और इसके लिए उन्होंने बोला है कि 3.03 ट्रिलियन रुपीस जो इसका पूरा मतलब आउटले है वो सरकार इस पर खर्च करेगी, और जो केंद्र सरकार होगी उसमें उसका शेयर लगभग 97,000 करोड़ के आसपास का होगा। ये स्कीम क्या करती है? इस स्कीम का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये बताना है कि जो डिस्कॉम्स है, जो पावर कंपनीज है, राइट, इलेक्ट्रिसिटी पावर कंपनीज जो है, उनको एफिशिएंट बनाना है, उनको फाइनेंशियल सुटेबिलिटी देनी है, क्योंकि ज़्यादातर जो डिस्कॉम कंपनीज है भारत के अंदर में वो घाटे में चलती हैं। अब वो घाटे में चल रही हैं, और इस तरीके से सरकार अगर पॉलिसी लेके आए, वेविंग ऑफ की अगर पॉलिसी लेके आए, तो उनको और घाटा होता है। तो इस चीज़ को देखते हुए रिवैम्प्ड नाम जो है ना, आप समझ सकते हैं, रिवैम्प करने की इसको कोशिश की जा रही है। और डिस्ट्रीब्यूशन यानी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, तो ये पूरा का पूरा इसका मतलब ये है। ऑल द एग्जिस्टिंग पावर सेक्टर रिफॉर्म स्कीम सच एज IPDC, इस पर हमने बात की थी PIB के अपने सेशन में। इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम अच्छे से मैंने कवर अप किया था। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना जो कि सौभाग्य स्कीम है, इन सब पे हम बात कर चुके हैं।
तो बोला जा रहा है कि सारे जो पावर सेक्टर वाले स्कीम्स हैं इनको एक अम्ब्रेला के नीचे आप ले आइए, और वो अम्ब्रेला का नाम जो होगा वो होगा रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। ये बात कही गई है। अब इसमें हर एक स्टेट के अपने अलग अलग एक्शन प्लान होंगे। मतलब ऐसा नहीं कि एक ब्रॉड ऑर्डर जारी कर दिया गया कि भाई सभी को ये करना है, नहीं, सभी को ये नहीं करना है। वन साइज डज नॉट फिट्स फॉर ऑल। तो ये थ्योरी यहाँ पे लगाई गई है कि देखिए पंजाब है तो ये इस तरीके से करे, हरियाणा है तो इस तरीके का एक्शन प्लान लेके आए, मध्य प्रदेश है तो इस तरीके का एक्शन प्लान लेके आए। तो ये सारी बातें इसमें की गई है। साथ ही साथ जो है आपका इसमें जो नोडल एजेंसी है वो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन एंड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज द नोडल एजेंसी फॉर दिस स्कीम। तो इसको आप याद रख लीजिएगा, ये इसकी जो है नोडल एजेंसी है। कंफ्यूज आपको कहाँ करेगा एग्जामिनर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर करके या MNRE करके स्टेटमेंट जारी कर देगा कि ये इसकी नोडल एजेंसी है, तो ये नहीं है, ध्यान रखना है आपको। डिटेल्स में अगर हम बात करें तो इस स्कीम में बोला गया है कि 10 करोड़ प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स दिसंबर 2023 तक हम इंस्टॉल कर देंगे। स्मार्ट मीटर्स का चलन अब चल चुका है और इस पे हम देखेंगे 1-2 साल में बहुत बड़ा हमें ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देगा। साथ ही साथ फीडर सेग्रीगेशन, जो कि अनसेग्रीगेटेड फीडर्स हैं उनको सोलराइज कर देंगे। फीडर्स होते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी को फीड करने के लिए, तो वो फीडर्स को सोलराइज करने की बात की गई है। किस स्कीम के तहत? तो प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम के तहत। कुसुम का फुल फॉर्म आप बता दीजिए। तीसरा सवाल आपके लिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कुसुम? अब सोलराइजेशन अगर आप फीडर्स का करेंगे तो आपको मतलब दिन के समय में जो बिजली मिलेगी वो थोड़ी सी सस्ती मिलेगी, मुफ्त भी मिल सकती है इरिगेशन वगैरह के लिए, और फार्मर्स पे इसका अच्छा असर दिखाई देगा। साथ ही साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, चाहे वो अर्बन एरिया में हो, रूरल एरिया में हो, उसको भी मॉडर्नाइज करने की बात की गई है। गोल्स क्या है? तो ये सारे गोल्स आपके लिए यहाँ पे लिख दिए गए हैं, आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। राइट, तो ये था रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, जिसमें जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनीज हैं, पावर कंपनीज है, डिस्कॉम्स है, उनको एफिशिएंट और बढ़िया बनाने की, मॉडर्नाइज करने की बात कही गई है। इनका आउटले वगैरह आप ध्यान रखिएगा, छोटी मोटी परीक्षाओं में, स्टेट सिविल सर्विसेज वगैरह में इस तरीके के आंकड़े आ जाते हैं। आगे बात करते हैं, ये पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है, PIB के ही मतलब एक तरीके से। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर रिवैम्प्ड रिफॉर्म स्कीम्स को किस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे आगे अपनी अगली स्टोरी पे, जो कि है UDISE+। क्या है ये? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हाल फिलहाल एक रिपोर्ट रिलीज किया है। उस रिपोर्ट का नाम है यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2019-2020। इसमें 2 तरीके की बातें की गई हैं रिपोर्ट में। पहली बात की गई है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, GER। कितने बच्चे हर लेवल पे, चाहे प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर, हर लेवल पे कितने बच्चे स्कूल एजुकेशन में अपने आप को एनरोल कर रहे हैं। फिर स्टूडेंट टू टीचर रेशियो किस तरीके से है। इसमें ये रिपोर्ट सिर्फ इन्हीं 2 रेशियो पे बात करता है। और अच्छी बात यह है भारत के लिए कि ये दोनों रेशियो भारत के 2019 में काफी सुधरे हैं एज कम्पेयर टू 2018। लेकिन अब जब 2020 या 21 के आंकड़े आएंगे तो आपको बहुत फर्क दिखाई देगा, कुछ ना कुछ इसमें गिरावट दिखाई देगी, क्योंकि पैंडेमिक आ गया था, कोरोना आ गया था। हाईलाइट क्या है रिपोर्ट्स के? तो 2019-20 में टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल एजुकेशन फ्रॉम प्री प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी हैव क्रॉस्ड 26.45 करोड़। तो बहुत ही अच्छा आंकड़ा है ये, 42.3 लाख ज्यादा है एज कम्पेयर टू 2018। GR की बात करें तो 89.7%, लगभग 90% के आसपास बढ़ा है अपर प्राइमरी लेवल पे, 97% के आसपास बढ़ा है एलिमेंट्री लेवल पे, और 77.9% बढ़ा है सेकेंडरी लेवल पे, जबकि 50% ही बढ़ा है हायर सेकेंडरी लेवल पे 2019-20 में एज कम्पेयर टू 2018-19। अगर पीपल टू टीचर रेशियो की बात करें, यानी स्टूडेंट टू टीचर रेशियो की अगर हम बात करें, तो प्राइमरी में वो हो चुका है 26.5। उसके मतलब कि हर 26.5 बच्चों पे एक टीचर है। PTR फॉर अपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हैज बिकम 18.5 एंड PTR फॉर हायर सेकेंडरी हैज बिकम 26.1। तो इस तरीके की सारी है, बहुत अच्छी मतलब इसमें आ रहे हैं। दिव्यांग स्टूडेंट्स जो हैं उनकी एनरोलमेंट भी काफ़ी बढ़ी है, तो ये भी भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है काफ़ी ज़्यादा। साथ ही साथ अगर गर्ल्स की एनरोलमेंट की बात करें प्राइमरी से हायर सेकेंडरी में, तो ये भी 12 करोड़ से बढ़ा है। दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड नंबर एंड इंक्रीज बाय 14 लाख एज कम्पेयर टू 2018 और 19। देयर इज इम्प्रूवमेंट इन द स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि कंप्यूटर्स लैब बनाए गए हैं, फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बनाई गई है, इंटरनेट फैसिलिटी बनाई गई है, हैंड वॉश फैसिलिटी अच्छी कर दी गई है, रीडिंग रूम बढ़िया डेवलप कर दिए गए। तो ये सारे जो काम वगैरह वो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किए गए। एक मैं आपको कमाल की बात बताता हूँ, जो ये इन स्कूलों में जो स्मार्ट क्लासेस होते हैं ना, एक रूम तो होता है, ये प्रोजेक्ट रूम होता है, जो प्रोजेक्ट लैब वगैरह जिसमें प्रोजेक्टर वगैरह चलाए जाते हैं। तो वहाँ पे अगर आपका थोड़ा स्कूल और हाईटेक हो गया तो वो प्रोजेक्ट को हटा के फिर वो स्मार्ट क्लासेस वाले डिजिटल बोर्ड्स वगैरह ले आते हैं।
अब जो टीचर होता है, जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर टेचर है, तो इसको ऑफेंड मत कीजिएगा, ये एक रियलिटी ही है। तो जो कोई पर्टिकुलर टीचर होता है, वो जब क्लास में एंटर करता है उस हाईटेक क्लास में पढ़ाने के लिए, तो सिस्टम ऑन कैसे होगा ये उसको पता ही नहीं होता। तो बच्चों को बोलते हैं बच्चों चला दो, तो बच्चे भी बड़े शरारती, बच्चे अपने आप ही चलाना शुरू कर देते हैं। तो एक बच्चा तो क्लास में बना दिया जाता है कि भैया तू ही चलाएगा, वो बेचारा बच्चा भी दुखी होता रहता है। तो ये दिस इज द रियलिटी, ये हर स्कूल में होता है कि ये जो चाहे आप प्रोजेक्टर ले लीजिए, चाहे फिर आप स्मार्ट क्लासेस के वो ऑन, उसको ऑन कैसे करना है, चलाना कैसे है, सेट कैसे करना है, ये ज़्यादातर टीचर्स को नहीं मालूम होता है, क्योंकि जो उनकी ट्रेनिंग थी उस वक्त ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो दिस इज सम काइंड ऑफ यू कैन से दैट दिस इज अ जनरेशनल गैप, राइट। चलिए अगली स्टोरी के ऊपर बात करें, ये उसका रिपोर्ट का पहला पन्ना है आपके लिए, राइट। अगली स्टोरी है हमारी प्रोटेक्शन ऑफिसर्स इन डोमेस्टिक वायलेंस। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने लबासना यानी कि लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आप लोगों का सपना जहां आपको पहुंचना है और ट्रेनिंग लेनी है अपनी, तो उसके साथ कोलैबोरेशन में मिलकर एक प्रोग्राम लॉन्च किया है और उस प्रोग्राम का नाम है प्रोटेक्शन ऑफिसर्स इन एड्रेसिंग द डोमेस्टिक वायलेंस, राइट। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य यह है कि बहुत सारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और हर कानून के तहत, अलग अलग कानून के तहत, चाहे वो पुलिस हो, लीगल एड सर्विसेज हो, हेल्थ सिस्टम हो, सर्विस प्रोवाइडर्स हो, उनको एक छतरी के नीचे लाके रखना है। अब प्रोटेक्शन ऑफिसर्स क्या होते हैं? तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में एक प्रोटेक्शन ऑफिसर तैनात किया जाता है। उसका काम क्या होता है कि जिस महिला पे अत्याचार हुआ है और कोर्ट, उसके बीच में वो फैसिलिटेटर का काम करता है पूरी तरीके से, मतलब एक तरीके से हेल्प का काम करता है। प्रोटेक्शन ऑफिसर्स उस वुमन के पास जाके सारी कंप्लेंट लिखेगा, उसकी सारी एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के सामने सबमिट कराएगा, जो जो उसको नेसेसरी रिलीफ चाहिए वो देगा, हर तरीके का सपोर्ट, काउंसलिंग, सब कुछ प्रोटेक्शन ऑफिसर उसको देगा। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि रूल ये बताता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है कम से कम उसे अपने क्षेत्राधिकार में एक प्रोटेक्शन ऑफिसर तो जरूर अपॉइंट करना पड़ेगा। अब ये प्रोटेक्शन ऑफिसर्स या तो सरकार के मेंबर हो सकते हैं या किसी एनजीओ से हो सकते हैं, लेकिन इनके पास कुछ ना कुछ 3 साल का सामाजिक काम करने का, सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल एक्टिविस्ट, इसका एक एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए। और ज्यादातर ये महिला अगर हुई तो फिर बहुत अच्छा है, क्योंकि एक महिला ही महिला का दर्द समझ सकती है। हालांकि डोमेस्टिक वायलेंस में एक ये मतलब कि एक तरीके से ये एक अजम्पशन है, प्री अजम्पशन है कि अत्याचार हमेशा महिलाओं पे ही होगा। हालांकि ऐसा नहीं है, राइट। लेकिन लोगों के अंदर अगर आप किसी को भी डोमेस्टिक वायलेंस बोलेंगे ना, तो वो यही सोचेगा कि अत्याचार हमेशा औरत पे ही हुआ, यानी द एग्रीव्ड पर्सन इज अ वुमेन। बट दिस इज नॉट लाइकली टू बी ट्रू एवरी टाइम, मेल पे भी होते हैं, राइट। अभी थोड़ा अटपटा लगेगा आपको सुनने में, लेकिन दिस इज द रियलिटी व्हाट वी कैन डू। अब चैलेंजेस क्या है इसमें हमारे पास? इन मैनी स्टेट्स एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर बर्डन विद द एडिशनल चार्ज ऑफ बीइंग प्रोटेक्शन ऑफिसर्स। मतलब उसके पास पहले से कोई और काम है, उसको बोल दिया भाई तू प्रोटेक्शन ऑफिसर बन जा, तो इस पोस्ट को लाइटली लिया जा रहा है। दूसरी बात, ज्यादातर लोग जानते ही नहीं है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर्स नाम की कोई पोस्ट भी है। जिन लोगों को प्रोटेक्शन ऑफिसर बनाया जाता है उनको कानून की ज्यादा समझ ही नहीं होती कि हमें काम क्या करना है, राइट। और ये जो पोस्ट है, ये जो अपॉइंटमेंट है, ये एक तरीके से फुल टाइम वर्कर है, लेकिन सब इसे पार्ट टाइम पे ही काम कर रहे हैं और इस रूल को काफी ज्यादा फ्लाउट किया जा रहा है। तो ये रिलेटेड है हमारा प्रोटेक्शन ऑफिसर्स इन डोमेस्टिक वायलेंस से। कहानी कैसी लगी आपको जरूर बताइएगा, राइट। हम चलते हैं अपने अगले स्टोरी के ऊपर, उससे पहले एक बढ़िया सा इन्फोग्राफिक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के ऊपर, इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, बहुत बढ़िया है। अब हम आते हैं अपने अगली स्टोरी जो कि है नेशनल डॉक्टर्स डे। तो सभी डॉक्टर्स को इस दिन की बधाई, जो वो सहयोग कर रहे हैं, जो वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हेल्थ सिस्टम में, भारतीय डॉक्टर्स हो चाहे वर्ल्ड वाइड डॉक्टर्स हो, सबको बधाई। 1 जुलाई बड़ा खास दिन है, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे भी है, फिर सीए डे भी है, राइट। सीए को जनरली हम लोग कमागन कहते हैं, जस्ट अ जोक। सो सीए डे भी है। उसके बाद फिर आपका जोक से याद आया कि इंटरनेशनल जोक डे भी था 1 जुलाई को, और एसबीआई डे भी था। तो बहुत सारे डे थे 1 जुलाई को। तो आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, भाई जो भी लड़ाई वड़ाई में फंसी हुई थी, तो 1 जुलाई को जो है हर साल नेशनल डॉक्टर्स डे को ऑब्जर्व करती है। ये ऑब्जर्व जो डे है, ये जो डे है, ये किसको कॉमेमोरेट करता है? तो ये कॉमेमोरेट करता है बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय, हु वाज अ ग्रेट फिजिशियन एंड सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल के सेकंड चीफ मिनिस्टर थे, इनके लिए ये किया जाता है, डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय। This day shows gratitude to doctors who have selflessly aided people in time of need and tirelessly worked for health of their patients. This year, India paid tribute to those doctors who ensured that India did not succumb to challenge that COVID-19 brought.
अब इसका बैकग्राउंड क्या है, तो डॉक्टर्स डे सिर्फ और सिर्फ भारत में सेलिब्रेट नहीं किया जाता, सभी यानी वर्ल्ड वाइड जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। हालांकि दिन सबके अलग अलग होते हैं। यूएस में 30 मार्च को मनाया जाता है, क्यूबा में 3 दिसंबर, ईरान 23 अगस्त को मनाता है, और हम लोग कब मना रहे हैं, 1 जुलाई को। डॉक्टर्स डे सबसे पहले दिन 30 मार्च 1933 जॉर्जिया यूएसए में ऑब्जर्व किया गया था। उसके बाद फिर फिजिशियंस लोगों को कार्ड वगैरह, ग्रीटिंग का चलन, तो देखिए कितनी अजीब सी बात है ना, ग्रीटिंग का चलन ही खत्म हो गया। ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह तो कोई अब किसी को देता ही नहीं है न्यू ईयर पे, तो दैट्स वेरी अमेजिंग थिंग्स दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स, राइट। उसके बाद फिर आपका जो है कि फर्स्ट नेशनल डॉक्टर्स डे इन इंडिया, ये 1991 में सेलिब्रेट किया गया, और वो तो मालूम ही है आपको, डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय, उनको कोमेमोरेट, उनको ऑनर करने के लिए किया गया। हु वाज इंस्ट्रूमेंटल इन एस्टैब्लिशिंग इंस्टीट्यूशंस सच एज चित्तरंजन कैंसर हॉस्पिटल, चित्तरंजन सेवा सदन वगैरह वगैरह। भारत रत्न भी इनको मिला हुआ है 4 फरवरी 1961 में। रिसेंट डेवलपमेंट्स अगर देखें तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो है, उन्होंने यानी कि मिनिस्टर ऑफ फैमिली एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन नहीं है, माफ कीजिएगा, तो जो इसके जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी 4th फिट इंडिया कॉन्क्लेव उसको एड्रेस किया था, ये भी आप याद रखिएगा एग्जाम वगैरह में। तो उसमें उन्होंने नेशनल डॉक्टर्स डे को मतलब याद किया, ऑब्जर्व किया, और ये जो इवेंट था ये मेड्सकेप इंडिया ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। प्रधानमंत्री जी ने खुद ग्रीट किया है नेशन को इस ओकेजन पे। तो नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई याद रखिएगा आप। और किसको कमेमोरेट करने के लिए मनाया जाता है, तो डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय, हु वाज द सेकंड सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल। और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, या प्रधानमंत्री यानी पीएम ऑफिस से ट्वीट, डॉक्टर्स को ईश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है, तो ऐसे ही नहीं कहा जाता। कितने ही लोग ऐसे होंगे जिनका जीवन किसी संकट में पड़ा होगा, किसी बीमारी या दुर्घटना का शिकार हुआ होगा, या फिर कई बार हमें ऐसा लगने लगता है कि क्या हम किसी हमारे अपने को खो देंगे। तो प्रधानमंत्री जी के ये शब्द थे, राइट। वैसे भी डॉक्टर्स होते बहुत ही इनवैल्यूएबल है, भगवान के बाद उन्हीं का दूसरा दर्जा होता है। अगली स्टोरी पे आते हैं, हमारी फाइनल स्टोरी, जीसीआई इंडेक्स 2020, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020। क्या है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020? तो यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU। ये इंडेक्स को रिलीज करती है, 2020 के लिए भी रिलीज किया है। इसके 5 पिलर है। पहला है लीगल मेजर, टेक्निकल मेजर, ऑर्गेनाइजेशनल मेजर, कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन। इसके बेसिस पे एक स्कोर जनरेट होता है, उससे फिर एक इंडेक्स निकाला जाता है। भारत की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, 10th स्पॉट भारत ने हासिल किया इस बार 2020 में। 4th प्लेस था एशिया पैसिफिक रीजन में। चाइना, पाकिस्तान जैसे जो देश हैं, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, हमारे बहुत ही प्रिय देश हैं, वो भी पीछे हो गए, 33 और 79 पे हैं। टॉप 5 नेशंस में अमेरिका पहले पे है, यूके एंड सऊदी अरेबिया दूसरे पे, एस्टोनिया जैसे देश ने तीसरे पायदान पे जगह बनाई है, साउथ कोरिया, सिंगापुर, स्पेन चौथे पे है, रशिया, यूएई एंड मलेशिया 5वें पे है। ITU की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, तो 1865 को इसका मतलब इसकी स्थापना की गई थी, और उसके बाद इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में तय किया गया। तो ये भी आप याद रखिएगा। भारत ITU काउंसिल का मेंबर बना है, एंड फॉर अनदर 4-year टर्म फ्रॉम 2019 टू 2022 सेलेक्ट हुआ है। इंडिया हैज रिमेन्ड अ रेगुलर मेंबर सिंस 1952, तो 1952 से लगातार इसके मेंबर हैं। तो ये था रैंक, याद रखिएगा 10 स्पोर्ट पे। स्कोर बता दीजिए, चलिए आज स्कोर आपके लिए, मैं आज स्कोर नहीं लिख के लाया, तो मुझे आप बताइए कि इस इंडेक्स में भारत का स्कोर क्या था। स्कोर आ जाता है एग्जाम में, आ जाएगा तो फिर आप माथा पीटेंगे, राइट। तो ये थी हमारी सारी स्टोरीज। क्या क्या है, सबसे पहली स्टोरी है फ्रेश इकोनॉमिक रिलीफ मेजर, दूसरी है रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, UDI SE प्लस, फिर उसके बाद है PO इन डोमेस्टिक वायलेंस, नेशनल डॉक्टर्स डे, एंड फाइनली वी हैव GCI 2020। MCQs, पिछले सेशन के MCQs, लो कार्बन डॉट अर्थ प्रोग्राम। ये प्रोग्राम मैसिव अर्थ नामक फाउंडेशन ने एशिया पैसिफिक रीजन में लॉन्च किया है विद UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो UNEP के साथ कोलैबोरेट करके इन्होंने इसको लॉन्च किया है। K417N म्यूटेशन, ये SARS-CoV-2 के डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है उससे रिलेटेड है, तो इसका आंसर था डी। तीसरा, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021, इसको रिलीज कौन करता है, UNODC करता है। अभी हाल फिलहाल हमने इस रिपोर्ट पे बात की है, राइट। इसके बाद आज के सवाल आपके लिए लगा दिए गए हैं। अभी हाल फिलहाल किस एशियन कंट्री को WHO ने मलेरिया फ्री नेशन घोषित कर दिया है? 4 ऑप्शन है आपके लिए।
आइए कमेंट थ्रेड में आपका स्वागत है, फुल पार्टिसिपेशन कीजिए, आंसर दीजिए। नॉट फॉर प्रॉफिट मॉडल हॉस्पिटल मॉडल, इस पे एक स्टडी हाल फिलहाल की गई है, ये किसने की है? नीति आयोग ने की है, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर ने की है, आईएमए ने किया है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने किया है? क्या होगा सही जवाब, जरूर बताइएगा। डीआरडीओ ने हाल फिलहाल एक नया न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल जनरेशन लॉन्च किया है, उसकी टेस्टिंग की है। उस मिसाइल का नाम क्या है? नाग मिसाइल है, आकाश है, अग्नि पी प्राइम है, या भारत पी प्राइम है? तो क्या है उस मिसाइल का नाम, तो ज़रूर बताइएगा। तो ये 3 सवाल आपके लिए लाइंड अप कर दिए गए हैं। इकोनॉमी क्रैकर का शानदार कोर्स 8 जुलाई से आप लोगों के लिए आ रहा है, एनरोल कीजिए, दोस्तों को भी करवाइए। पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज भी ऑन है, सीए बूस्टर प्रीमियम पावर ऑफ 10, 1 महीने 6 महीने, अद्भुत कोर्स है, आप आइए और इसका पूरा आनंद लीजिए। टीम लगातार आपके लिए मेहनत कर रही है, करती रहेगी। हम इस तरीके से मिलते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।